Hello student, welcome back to Matt is the 24/7. आइंता शर्मा योर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल मेंटर. सो स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस पेपर. ठीक है, तो सैंपल पेपर जो सीबीएसई की तरफ से रिलीज हुआ है तो वो मैंने करवा दिया है. नहीं देखा है तो जाकर के इसको देख लीजिएगा, क्योंकि सैंपल पेपर को करने से बच्चे आपको बहुत फायदा मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में. ठीक है, तो आज हम इसका प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं. तो देखते हैं आज हम कितने पानी में है, कितना हमने अंडरस्टैंड किया है कंसेप्ट को और कितना हमें कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. क्लियर है, रेडी है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का हमारा प्रैक्टिस पेपर. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखेंगे? देखिए, आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आज ये हम बाइलिंगुअल लेकर आए. तो यहां से थोड़ी सी क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी को हम समझते हुए चलेंगे, और एक बार हमने क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी को समझ लिया ना तो 50% प्रॉब्लम वहीं सोल्व हो जानी है आपकी. ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार समझ में नहीं आता तो उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और वैसे भी आपको रीडिंग टाइम तो दिया ही जाएगा 15 मिनट्स का. तो क्वेश्चन को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद फिर इसका आंसर दीजिएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेम द पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ द हैदराबाद निजाम टू काउंटर द कम्युनिस्ट फोकस ड्यूरिंग द 1947. मतलब कि 1947 के दौरान कम्युनिस्ट ताकतों का मुकाबला करने के लिए हैदराबाद निजाम के अर्धसैनिक बल का नाम बताइए. मतलब कि जब हैदराबाद के निजाम को बोला गया कि तुम जो है वो इंडिया का पार्ट बन जाओ, तो उन्होंने मना कर दिया. नहीं भाई, मुझे क्यों बनना इंडिया का पार्ट, मैं तो अपने अलग से कंट्री बनाऊंगा जैसे पाकिस्तान ने बनाई है. नहीं माने, लेकिन वहां के लोग चाहते थे, वहां के सिटीजन चाहते थे कि हम लोग इंडिया का पार्ट बन जाएं. तो हैदराबाद के निजाम ने जो ये लोग बोल रहे थे, तो इसको लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए कि हमारा राजा नहीं मान रहा लेकिन हम चाहते हैं. तो लोगों ने इसके लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए थे, राइट. और उसी प्रोटेस्ट को सरप्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए निजाम ने क्या किया, वहां पर अपनी आर्मी छोड़ दी. और उस आर्मी का नाम बताना है उसको कि आर्मी का नाम क्या था. जैसे कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना, तो बटालियन फोर्स बुलाई जाती है. तो सेम ऐसे ही हैदराबाद के निजाम ने अपनी स्पेशल आर्मी निकाली कि जाओ जाकर उनको सरप्रेस करके आओ, राइट. उनको दबा के आओ. जो भी दमनकारी थे, जो भी वो कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जाकर के उनकी मार पिटाई लगा कर आओ ताकि वो बंद कर दे. ठीक है, तो उसका नाम बताना है, उस अर्धबल सैनिक बल का नाम बताना है. तो उसको कहते हैं बच्चे रजाकर. क्या बोलते हैं? रजाकर. बिल्कुल सही है. ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पर मूव ऑन करते हैं. तो इजी क्वेश्चन था पहला, बिल्कुल सही बात है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैंडगांव स्ट्रेटजी इज फॉल्स. तो इनमें से आपको बताना है कि बैंडवागन रणनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है. तो ये कथन दिए हुए हैं आपके सामने. कथनों को बहुत ही अच्छे से समझना है, पहले पढ़ना है, फिर समझना है, फिर उसका आंसर देना है. ठीक है, चलिए क्या कहता है कि फर्स्ट है आपके एडवाइजेबल to extract the benefit by the operating within the hegemonic system to take the advantages of the opportunity that hegemony creates, staying further removed for the dominant power as possible, for raising the economic power world with the hegemony. तो आधिपत्य प्रणाली के भीतर काम करके लाभ निकालने की सलाह दी जाती है. किसकी बच्चे? बैंडवागन रणनीति के तहत में से कौन सा कथन असत्य है. मतलब कि आपको इनकरेक्ट ढूंढना है. मतलब कि जिस सेंटेंस में आपको लगता है कि यहां पर कोई नेगेटिविटी है उसको पकड़िए. ठीक है, तो आपको क्या करना है? आधिपत्य से पैदा होने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रभुत्वशाली शक्ति के यथासंभव दूर करना है, या फिर आर्थिक शक्ति बल बढ़ाने के लिए वर्चस्व के साथ उसको यूज करना है, उसके साथ काम करना है. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही आंसर बताइए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गुड. ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर होना चाहिए स्टेइंग फॉर एज रिमूव्ड फॉर द डोमिनेंट पावर एज पॉसिबल. मतलब कि प्रभुत्वशाली शक्ति से यथासंभव दूर रहना. अरे दूर रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? अगर इसी तरह से हम हर चीज से दूर होते चले जाएंगे तो इस तरह से हमारे तो बैंडविड्थ जो होगी, हमारी जो काम करने की क्षमता होगी, या जो हम काम करके दिखाना चाहते हैं उससे हम बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे. तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा सी. ठीक है, सी, प्रभुत्वशाली शक्ति से यथासंभव दूर रहना. तो ये क्या था? ये बैंडवागन रणनीति के तहत असत्य कथन है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. तो नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि बाम सेफ की स्थापना क्यों की गई. बच्चे क्या होता है ये बाम सेफ, उसको क्यों स्टैब्लिश किया गया? सो
स्टेइंग एज फॉर रिमूव्ड फ्रॉम द डोमिनेंट पावर एज पॉसिबल, मतलब प्रभुत्वशाली शक्ति से यथासंभव दूर रहना। तो इसकी स्थापना इसलिए की गई थी, ठीक है, कि अगर भाई बैमसेफ जो होगा कि अगर हमने उसके अंडर में काम किया तो एक तो जो है वो उनके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो बेटर यही है, जैसे कि मान लीजिए जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो इंडिया ने कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, नैम को अडॉप्ट किया था। दैट मीन्स कि ना तो हम यूएस का साथ देंगे, ना हम यूएसएसआर का साथ देंगे, यूएसएसआर का। तो हम एक अलग बीच की रणनीति अपनाएंगे, और वो बीच की रणनीति क्या थी कि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, मतलब किसी भी गुट का पार्ट नहीं बनेंगे। तो सेम कुछ ऐसा ही सिमिलर था किस पे, प्रभुत्वशाली शक्तियों से यथासंभव दूर रहना, कि हम उनकी अप्रोच से दूर रहेंगे और एक अपनी अलग इंडिपेंडेंटी जो है वो, अपनी ऑटोनॉमी जो है वो अपनी स्टैब्लिश करेंगे। तो इस तरीके के सोच को लेकर के ये जो बामसेफ है इसकी स्थापना की गई थी, इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, चले नेक्स्ट पर। ओके, How did the anti-Arab movement led the 73rd और the 74th Amendment of the Indian Constitution? क्या बताना है कि अरब विरोधी आंदोलन ने भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को किस प्रकार प्रभावित किया? तो ये क्या करना है आपको, ये इसका आंसर देना है कि अरब विरोधी आंदोलन समान प्रतिनिधित्व की मांग करने के लिए घरेलू हिंसा को रोकने के कारण इसको अपनाया गया। ठीक है, मतलब कि जैसे फीमेल होती हैं, लेडीज होती हैं, तो उनके घर में जो है मार पिटाई उनको करते हैं, जैसे उनके हस्बैंड ने मारा, या उनकी लॉज जो है वो करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, ठीक है, एक्सप्लॉइट करते हैं कि उनको ये जबरदस्ती काम करवाना। ये तो इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए इस तरह का ये आंदोलन चलाया गया, जिसको कहा जाता है अरब विरोधी आंदोलन। समझ में आ गया? एंटी एरक मूवमेंट, एंटी का मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट। ठीक है, अब ये क्या था, एंटी एरो की, अब जैसे क्या बोलूंगा आपको, जैसे कॉलोनिज्म जो मूवमेंट था, ठीक है, कॉलोनाइजल जो मूवमेंट था, तो एंटी कॉलोनाइजल, तो एंटी कॉलोनियल रूल, जो एंटी कॉलोनियल जो मूवमेंट वो किया गया था, फॉलो किया गया था। तो एंटी का मतलब है कि हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट करना है। तो सेम ऐसे ये जो एरक मूवमेंट था, तो एंटी एरक मूवमेंट वो कहलाता है जिसमें कि एरक विरोधी आंदोलन, तो इसमें ये बताया गया है कि मतलब लेडीज से ज्यादा काम कराना, उनको मतलब किसी तरह की उनको इक्वालिटी नहीं दी जानी चाहिए। तो इसके अगेंस्ट में जो आंदोलन चला गया उसको कहा जाता है एंटी एरक मूवमेंट। क्लियर है? तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कहता है, सोवियत संघ में मिखेल गोर्बाचेव द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 2 सुधारों का उल्लेख करना है। कोई भी 2 पॉइंट लिखने हैं, मतलब कि मेंशन एनी 2 रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय द मिखेल गोर्बाचेव इन द सोवियत यूनियन। तो उसमें क्या किया गया था, गैलेनस्टेट किया गया था, और दूसरा क्या था, दूसरा था पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, तो ये कोई भी आपको 2, इसके अलावा आपको मिखेल के द्वारा कोई भी जो 2 सुधार किए गए थे कि उन्होंने इसको रिफॉर्म करने के क्या क्या, मतलब सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि हमें किसमें सिटीजन्स के लिए हम क्या बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, तो 2 पॉइंट आप एक लिख दीजिएगा कि ग्लास नोट्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, चलिए, सो आपको दूसरा क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे, हम दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको मैच करना है। मैच क्या करना है कि मैच द फॉलोइंग सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ विद देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। ठीक है, तो आपको इनको इससे मैच करना है। ठीक है, इनको इससे मैच करना है। तो मैच में क्या करेंगे, मैच में हम देखेंगे कि सोवियत जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन विद देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो हम इसको यहां पर एक एक चीज को करते हुए चलेंगे। दैट मीन्स कि हमारा ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगली, तो ये क्या किया गया था, इसको नॉर्वे से हम लोग इसको मैच करते हैं, नॉर्वे से इसको हम मैच करते हैं, सॉरी नॉर्वे से। ठीक है, दोबारा से मैं इसको फिल कर देती हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्वे से फिल कर देते हैं। ओके, बॉट्रोस द बॉर्डर्स गॉली, तो इसको हम मैच किससे करेंगे, इसको हम मैच करेंगे इसको मैच करेंगे, ये तो इजिप्ट से था। ठीक है, इसको हम मैच करेंगे इजिप्ट से। ठीक है, कॉफी अन्ना, बच्चे कॉफी अन्ना ये तो आपने बहुत ही नाम सुना होगा ना, फेमस नाम है। तो कॉफी अन्ना को मैच किससे करेंगे, बिल्कुल सही, घाना से मैच करेंगे। तो कॉफी अन्ना मैच विद द घाना, और तीसरा क्या, फोर्थ क्या बच गया आपका, फोर्थ बच गया बर्मा, जो कि म्यांमार। ठीक है, टू यूनान। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो ट्राइगलर राइवी, तो उसको मैच करना हमने नॉर्वे से। ठीक है, हमने क्या किया, नॉर्वे से मैच कर दिया। बॉट्रोस बॉर्डर्स द गैली, उसको हमने मैच किया 1 से। ठीक है, सेकंड को मैच किया हमने इजिप्ट से।
कॉफी अन्ना घाना और उसके बाद यू थॉन्ट का है ये बर्मा को इससे मैच किया। ठीक है, तो एक बार उसको देख लीजिएगा कि यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ विद द रिस्पेक्टिव कंट्रीज, तो यूएनओ की रिस्पेक्टिव कंट्री मतलब कि जनरल सेक्रेटरी के उसकी जो अपनी अपनी कंट्रीज थी, तो उन कंट्रीज को उनके साथ मैच करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, व्हाट how is oil continue to be the most important resources in the global strategy। ठीक है, ग्लोबल स्ट्रेटजीज के अनुसार बताना है कि वैश्विक रणनीति में तेल सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कैसे बना। उदाहरण सहित रखना है बच्चे, इतना इजी क्वेश्चन है कि आपको तेल की, ऑयल की इंपॉर्टेंस लिखनी है। ऑयल होगा तो क्या होगा, ऑयल नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपनी समझ यहां पर आपको क्रिएट करनी है कि ऑयल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, in their uneven distribution and the non availability to some nations। देखो, सबके पास सब कुछ नहीं होता है, तो किसी किसी कंट्री के पास बहुत ज्यादा तेल है, किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है, किसी के पास बहुत ही कम है। तो देयर ऑलवेज हैव बीन स्ट्रगल फॉर देम। तो जिनके पास नहीं है वो बच्चे उसके लिए स्ट्रगल करेंगे। अब जिनके पास तेल के कुएं हैं, पेट्रोल के कुएं हैं बहुत सारे, अब वहां से जैसे इजराइल है, ठीक है, अब वहां पर तेल के कुएं बहुत पाए जाते हैं, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, तो वो वहां से लोग सप्लाई करते हैं, अपना मनमाना रेट बोलता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जिनके पास नहीं है तो बच्चे वो तो वहां से इंपोर्ट करवाएंगे ना। तो द फर्स्ट एंड द सेकेंड गल्फ वॉर आर द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस स्ट्रगल। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकेंड जो गल्फ वॉर हुई थी, तो बच्चे उसमें जो आर्मी की तरफ से जो भी जैसे कैनन्स वगैरह यूज की जाती थी, तो उसमें पेट्रोल ऑयल चाहिए था, और भी बहुत सारे वेपन्स ऐसे थे जो ऑयल की मदद से जो है वो उसको यूज किया जाता था, और ट्रांसपोर्टेशन थी तो उसमें भी चाहिए था वो। तो यहां पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि फर्स्ट गल्फ वॉर और सेकेंड गल्फ वॉर में ऑयल का जो यूज था वो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर किया गया था, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप ये दे सकते हैं। ठीक है, तो अनइवन, तो किसी के पास नहीं होता, ऑयल नहीं है किसी कंट्री में, अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी, तो उसको किस तरह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो आप उसको बता दोगे। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, देखो बच्चे, जितना आपसे पूछा जाए ना कि अगर वो 2 मार्कर में है तो आप उसके हिसाब से आंसर दोगे, तो वर्ड लिमिट को आपको देखना है कि इंस्ट्रक्शन में, जनरल इंस्ट्रक्शन में जो भी चीजें दी होंगी, सबसे पहले उसको बहुत अच्छे से रीड करना है। ऐसा ना हो कि तुम लिखते चले जाओ और फिर टाइम जो है वो भागता रहे और आप फिर टाइम के पीछे भागो, ऐसा नहीं करना। तो क्या करना है, जितना टाइम वर्ड लिमिट दी गई है तो आपको उस हिसाब से लिखना है। ज्यादा लिखोगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे तो बाकी के क्वेश्चन रह जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि व्हाई वाज शाह कमीशन अपॉइंटेड। ये शाह कमीशन क्यों बनाया गया था? इजी क्वेश्चन है। शाह कमीशन क्यों बनाया गया था? मेंशन एनी वन ऑफ इट्स फाइंडिंग, मतलब कि इसकी एक खोज का उल्लेख कर रहा है। तो सबसे पहले ये शाह कमीशन था क्या? देखो बच्चे, 25 जून 1975 में क्या हो गया था? बिल्कुल मैडम, ये तो हमें सबको पता है कि 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, तो आपातकालीन घोषित कर दिया था कि आपातकाल लग गया है। ठीक है, तो 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल के मद्देनजर सत्ता के दुरुपयोग की जांच करने के लिए, मतलब कि उस टाइम जब इमरजेंसी लगाई गई, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पर लगाई गई थी, तो राइट किसको होता है डिक्लेयर करने का? प्रेसिडेंट को होता है। तो जब ये इमरजेंसी लगाई गई थी तो उस इमरजेंसी को मद्दे रखते हुए जो भी हमारी सरकार ने किया, मतलब देखो, जहां पर इमरजेंसी लगती है तो वहां पर सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो खत्म कर दिए जाते हैं। सिर्फ हमारे पास हवा, पानी और जीने का अधिकार रहता है, बाकी सारे खत्म कर दिए जाते हैं, सारे अधिकार, सारे राइट्स खत्म कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर शाह कमीशन वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द अब्यूज अथॉरिटी टेकन द अवेक ऑफ द इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड ऑन द 25 जून 1975। कमीशन फाउंडेड दैट देयर आर मेनी एक्सेसेस, मतलब कि शाह आयोग नियुक्त क्यों किया गया था? क्योंकि आपातकाल के मद्देनजर सत्ता के दुरुपयोग की जांच के लिए कि ये जो इमरजेंसी लगाई गई है ये क्यों लगाई गई, और इस इमरजेंसी के बेस पर लोगों के साथ क्या क्या किया गया, उसकी जांच के लिए ये शाह कमीशन, ये शाह आयोग बनाया गया था। शाह आयोग ने पाया कि आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियां की गई थी लोगों के साथ में, लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था, लोगों को जेल में डाल दिया गया था, जेल में डालने के बाद उनको मारा पीटा गया था, काफी सारे लोग मारे गए थे, इसमें इंजर्ड हो गए थे। सरासर में ये गवर्नमेंट की जो है, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया था जिसका नाम था शाह कमीशन। क्लियर है? ओके।
नेक्स्ट, पंजाब समझौते के परिणाम बताइए। स्टेट द आउटकम ऑफ द पंजाब अकॉर्ड। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको देखना, ठीक है। चलिए, तो पंजाब अकॉर्ड क्या था बच्चे? देखो, चंडीगढ़ वाज द ट्रांसफर टू पंजाब। हमें भी पता है कि हरियाणा और पंजाब की दोनों की कॉमन कैपिटल है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा की दोनों की कॉमन कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है, ठीक है। तो क्या कहा गया कि चंडीगढ़ वाज ट्रांसफर टू द पंजाब। तो पंजाब, चंडीगढ़ जो है वो पंजाब में ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा बॉर्डर डिस्प्यूट वाज द सॉल्व। तो जब चंडीगढ़ को एक कॉमन कैपिटल बना दिया गया, दोनों की कॉमन कैपिटल बना दिया गया। अब हरियाणा कह रहा था कि नहीं ये हमारा पार्ट है, पंजाब कह रहा था नहीं हमारा पार्ट है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला कि चंडीगढ़ को दोनों की कैपिटल बना दिया गया, इससे उनका झगड़ा ही खत्म कर दिया गया। रावी ब्यास रिवर डिस्प्यूट द। अब ये जो इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, कौन सी? रावी और ब्यास। तो रावी और ब्यास रिवर डिस्प्यूट वाज रिजॉल्व बिटवीन द पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। तो बच्चे ये 3 स्टेट से पास ऑन होकर जाती हैं, ठीक है। ये ट्रिब्यूटरीज जो हैं इसकी इंदस वैली की, इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं ये रावी और ब्यास। तो ये 3 स्टेट से गुजर कर जाती हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो इसको भी सरकार ने सॉल्व कर दिया, किसके थ्रू? ये जो पंजाब समझौता हुआ था, ठीक है। तो बच्चे समझौते से हल निकलते हैं और इसी हल का परिणाम क्या निकला कि जो ट्रिब्यूटरीज की, जो इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज थी, इनका जो वाटर्स, जो पानी का जो सप्लाई था, तो वो तीनों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। इतना रेशो उनको जाएगा, इतना रेशो उनको जाएगा। तो कंपनसेशन टू द पीपल अफेक्ट बाय द मिलिटेंसी, उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देना। मतलब कि जो लोग उग्रवादी बन गए थे उनकी वजह से जो लोगों को नुकसान हुआ, मतलब जो दंगे फसाद हुए, मार पिटाई हुई, ये हुई, तो उनका जो नुकसान हुआ था उनको मुआवजा दिया गया। उनकी जमीनें छीन ली गई, प्रॉपर्टी, जान माल दोनों का हानि हुई थी, ये हुआ था, वो था। तो गवर्नमेंट ने फिर उनको भी मुआवजा दिया। तो इसका परिणाम ये निकला पंजाब समझौते का कि ये पॉइंट्स जो हैं आपको मेंशन करने हैं। तो ये समझौते का परिणाम निकला, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ डिड द ऑपोजिशन पार्टी ऑफ द 1950 प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। एक्सप्लेन करना है क्या 1950 के दशक में विपक्षी दलों ने व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाने के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो क्या निभाई, कैसे निभाई, किसने निभाई? देखो 1950 के दशक में, दशक का मतलब समझते हो ना, 1950 के बाद से 50 से 60 के बीच में, ठीक है, 50 to 60 के बीच में। तो 50 के दशक में विपक्षी दलों ने, किसने? ऑपोजिशन पार्टी ने व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका मतलब ये कि ऑपोजिशन पार्टी की हमें रोल प्ले दिखाना है, ठीक है। उन्होंने क्या रोल प्ले किया? तो फर्स्ट आ जाएगा ग्रूम्ड लीडर, ठीक है। नेताओं को तैयार किया गया। भाई तुम इसी तरह से अगर तुम अपनी डेमोक्रेसी को खराब करते रहे, आपस में लड़ते जुड़ते रहे, तो कहां डेमोक्रेसी रह जाएगी, ठीक है। तो नेताओं को ग्रूम किया गया, नेताओं को तैयार किया गया। इसके लिए चेक एंड द बैलेंस मैकेनिज्म। अब बच्चे ये क्या होता है चेक एंड बैलेंस? सुनना, चेक एंड बैलेंस होता है कि जो ऑपोजिशन पार्टी होती है ना, वो रूलिंग पार्टी को चेक करती रहती है, ठीक है। चेक करेगी कि उसका एक गलत काम, रूलिंग पार्टी का एक गलत काम उसको कितना भारी पड़ सकता है। तो वो हर कदम को, अपने हर काम को बहुत ही सोच समझकर और हर कदम को बहुत फूंक फूंक के रखती है ना, ताकि उसे कोई गलती ना हो। और अगर कोई गलती हो जाती है तो ऑपोजिशन पार्टी बैठी है ना, उसकी गलतियों को पकड़ने के लिए, तुमने गलत काम किया तो क्यों गया, फिर वो जनता का फेवर ले लेती है, जनता का सपोर्ट लेती है। फिर वो कि देख लो, तुमने जो जिस रूलिंग पार्टी को तुमने अपने वोटों से जितवाया था, उसने ये काम कर दिया, तुम्हारी बात नहीं मानी, और ये देखो ये काम हो गया, जिससे तुम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो कहते हैं कि उसमें क्या होता है, चेक एंड बैलेंस यही होता है कि अगर कोई एक काम गलत कर रहा है, अगर रूलिंग पार्टी गलत कर रही है, तो उसको चेक करने के लिए अपोजिशन पार्टी बैठी है ना, और अगर अपोजिशन पार्टी गलत काम कर रही है तो रूलिंग पार्टी बैठी है ना उसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? प्रिंसिपल्ड क्रिटिसिज्म, सैद्धांतिक आलोचना, कि भाई इसके ये सिद्धांत है, वो इसके ये सिद्धांत है, तो इस तरीके से हम, मतलब देखो जो क्रिटिसिज्म होता है ना, वो कई बार ऐसा भी होता है कि उस क्रिटिसिज्म से क्या होता है, कुछ अच्छे भी रिजल्ट निकलते हैं। कि तुमने अगर कोई गलती की है तो उस गलतियों से सीखकर तुम्हें आगे
अच्छे काम करने चाहिए। तो उसमें बोला गया है कि प्रिंसिपल द क्रिटिसिज्म, मतलब कि सैद्धांतिक आलोचना, कि उस पार्टी का ये सिद्धांत है तो ये सिद्धांत ठीक नहीं है, उसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडेड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, दैट मीन राजनीतिक विकल्प प्रदान किया। तो इन्होंने क्या किया, राजनीतिक विकल्प प्रदान किया कि अगर एक पार्टी काम अच्छा नहीं कर रही है तो दूसरी पार्टी को आगे आने का मौका दिया जाता है। इसीलिए इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। डेमोक्रेसी यही कहते हैं ना कि इसी पर कोई कंपल्शन नहीं करनी चाहिए, सबको आने का आगे मौका दिया जाना चाहिए। तो एक पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो एक पार्टी काम अच्छा नहीं कर रही है तो उस सिचुएशन में दूसरी पार्टी को आगे आने का मौका मिलता है। ठीक है, क्लियर है? ओके जी, चलिए आगे चलते हैं। हाउ कैन पीस एंड कॉपरेशन बी इनहैंस्ड इन द सार्क रीजन? देखो क्या कहता है, हाउ कैन पीस एंड कॉपरेशन, मतलब कि शांति और सहयोग किस तरह से सार्क रीजन में जो है वो एक तरह से अपना वजूद कायम रखती है। तो आपको कोई भी एनी 4 रिफॉर्म्स बताने कि अगर हमें शांति, सहयोग जैसे ये जो भावनाएं होती हैं, ये अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रखनी है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बरकरार रखनी है, तो इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो कोई भी 4 आपको रिफॉर्म्स बताने। तो वो 4 रिफॉर्म्स कौन कौन से हो गए देखना। फर्स्ट देखना, तो आपको यहाँ पर 6 दिए गए हैं, ठीक है, 4 पूछे गए हैं, लेकिन आपको 4 के 4 नहीं लिखने हैं, 1-2 एक्स्ट्रा भी कर देना, कुछ नहीं जा रहा है, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए 1 ही 2 ही तो कर, ऐसा नहीं कि पूछे गए हैं 4 और तुम लिख दो 10, नहीं, 1-2 एक्स्ट्रा लिख दो, बस काम बस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर क्या करते हैं हम कि इन स्पाइट ऑफ मेनी कॉन्फ्लिक्ट द स्टेट ऑफ द साउथ एशिया रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीस एंड कॉपरेशन एंड द फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग देमसेल्फ इन स्पाइट ऑफ मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, जब ये झगड़े वगड़े होते रहते हैं तो इन झगड़ों को रोकने के लिए, भाई ऐसा झगड़ा हो ही ना, क्या करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाने पहले से तैयार रहना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो अगर हो गई तो क्या करना है। तो इन स्पाइट ऑफ मेनी कॉन्फ्लिक्ट द स्टेट ऑफ द साउथ एशिया रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीस एंड द कोऑपरेशन एंड फ्रेंडली रिलेशन अमंग देमसेल्फ। देखो बच्चे, जहां पर फ्रेंडली रिलेशन बनते हैं ना, दोस्त बन जाते हैं, तो वहां पर सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, स्मूथली चल रही है। अगर मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अगर दोस्तों में किसी तरह से कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो आपस में बातचीत करके उसको सुलझा सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी कोई समझदार होगी तो दोनों की बात को सुनेगी, दोनों में पैचअप करवाएगी कि भाई देखो ये बात है तो तुम इस तरह से इसको सॉल्व कर लो, लड़ाई को खत्म करो यार। ये तो यही कुछ ऐसा ही इसमें है। ठीक है, तो सार्क इज अ मेजर इनिशिएटिव ऑफ द साउथ एशियन स्टेट। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, सार्क इज द मेजर इनिशिएटिव ऑफ द साउथ एशियन स्टेट, मतलब कि साउथ एशियन स्टेट जितने भी है, सार्क उसमें अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। इस तरह के कॉपरेशन, एक दूसरे को कॉप अप करके चलना है, शांति बनाकर रखना है, तो ये सार्क जो है वो अपने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इन्वॉल्व द कॉपरेशन थ्रू द multilateral means SAARC countries signed the South Asian Free Trade। सबसे जो एक बोलते हैं ना कि कंट्री के अंदर जो रिलेशनशिप का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन जो होता है, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन जो होता है, वो होता है कि दोनों के बीच में फ्रेंड रिलेशन होने चाहिए। अब फ्रेंड रिलेशन कैसे होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पेक्ट होते हैं, काफ़ी सारे फील्ड्स होते हैं। ठीक है, कल्चरली हो गया, सोशली हो गया, आपका रिलीजियसली हो गया, या फिर पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकली हो गया, काफ़ी सारे वो होते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि सार्क कंट्रीज साइंड द, तो जितनी भी सार्क की कंट्रीज उनकी मेंबर बनी थी, सार्क की मेंबर बनी थी, उनके बीच में ये साफ्ता क्रिएट किया गया। साफ्ता का मतलब होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड, मतलब कि आपस में जितने भी कंट्री मेंबर हैं एक ग्रुप में वो शामिल हो गई है, तो ग्रुप में शामिल होने की वजह से एक कंट्री दूसरी कंट्री में बिना किसी ट्रेड बैरियर्स के ट्रेड कर सकती है। तुम्हारे ऊपर कोई ट्रेड टैक्स नहीं लिया जाएगा, तुमसे कोई ट्रेड टैक्स नहीं लिया जाएगा, तुम फ्री होकर के वहां पर ट्रेड कर सकते हो, वो फ्री होकर हमारी कंट्री में ट्रेड करने आ सकते हैं। तो ये क्या था, साफ्ता। ठीक है, नेक्स्ट, although India Pakistan relations seems to be very story endemic and the conflict and the violence, there have been a series of the efforts manage the tension of the build peace। हालांकि देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी का भी है, आए दिन कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, किसी न किसी बात पर झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन सार्क मेंबर होने की वजह से सार्क उनको जो है वो कहता है कि भाई तुम थोड़ा सा ठंड रखो, आपस में बातचीत के दौरान जो है वो
प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। द टू कंट्रीज हैव बीन स्टार्टेड मेनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर द रिड्यूस ऑफ द रिस्क एंड द वॉर। जब दो कंट्री के बीच में जब बहुत बड़े लेवल तक झगड़ा पहुंच जाता है तो वो बड़े लेवल तक ना पहुंचे, इसके बीच में वो लोग बातचीत के थ्रू उनकी बात को सुना जाएगा, मीटिंग होगी, उनकी बात को सुना जाएगा और एक बड़े लेवल पर जो वॉर होना था तो उसको उस बातचीत के जरिए जो है वो सुलझा दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। तो यूएस इज इंक्रीजिंगली एक्टिंग एज द मॉडरेट। अब ये क्या करता है, ये एक्टिंग करता है, मतलब कि ये कहता है मैं बड़ा हूं, मेरी बात मानो। तो यूएस क्या कहता है, ये यूएस इज इंक्रीजिंगली एक्टिंग एज द मॉडरेटर। मॉडरेटर कौन होता है, समझाने वाला। आपके दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो रही है और आपको बीच में मीडिएटर बनाया जा रहा है, ठीक है, और आप नहीं चाहते क्योंकि आपके दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो आप क्या रोल प्ले करोगे कि दोनों को समझाकर यार हम इस झगड़े को खत्म करते हैं। तो आप क्या हो गए, मॉडरेटर हो गए। ठीक है, तो यूएस इंक्रीजिंगली एक्टिंग एज द मॉडरेटर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान को समझाने का काम कौन कर रहा है, यूएस। ठीक है, क्लियर है। ओके जी, चलिए अब आगे चलते हैं। Mention the role of E.V. Ramaswamy. Mention the role of E.V. Ramaswamy Naikar in the Dravidian movement. तो E.V. रामास्वामी नायकर का रोल आपको बताना है कि उन्होंने क्या रोल प्ले किया इन द द्रविडियन मूवमेंट। द्रविडियन मूवमेंट जो कि साउथ में, तो इन्होंने क्या रोल प्ले किया, ध्यान से सुनना बच्चे। द रोल ऑफ द E.V. रामास्वामी नायकर इन द द्रविडियन मूवमेंट, फर्स्ट है रेज एंटी कास्ट स्ट्रगल। अब ये जो कास्टिज्म का, तुम्हारी ये कास्ट है, तुम्हारी छोटी कास्ट है, तुम्हारी बड़ी कास्ट है, जो कास्टिज्म जो हो रहा था ना, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था कास्ट के ऊपर, तो उसके लिए आंदोलन उन्होंने चलाया, उसके विरोध में। ठीक है, ओके, रेज एंटी कास्ट स्ट्रगल एंड रेज द डिस्कवरी ऑफ द द्रविडिक आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसी कास्टिज्म को मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक रेज द रीडिस्कवरी ऑफ द, तो इन्होंने एक द्रविडियन सोसाइटी, मतलब कि द्रविडियन आइडेंटिटी, कि हम लोग सब एक हैं यार, ये छोटा बड़ा नहीं होता, तो इस कास्टिज्म को रिमूव करने में वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फाउंडेड द द्रविड़ द कंजकम, और उन्होंने द्रविड़ कंडकम, अब ये आपने अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कंडकम, ये जो पार्टी का नाम सुनते हो ना, साउथ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो एक्चुअल में ये उसके फाउंडर थे। तो क्या कहता है, ही फाउंडेड दैट द्रविडियन कंडकम, उन्होंने द्रविडियन कम की। किसने बच्चे, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, E.V. रामास्वामी नायकर, तो इन्होंने ही द्रविड़ कंडकम को फाउंड किया था। opposed Brahmin domination and the affirmed regional pride against the domination of the north। ये जो नॉर्थ में ब्राह्मणों का एक तरह से प्रचलन चल रहा था, प्रचलन इन द सेंस कि ब्राह्मणों की जो डोमिनेंस चल रही थी कि जो भी काम होगा ब्राह्मणों से पूछ के किया जाएगा, ब्राह्मणों को हाई स्टेटस पे रखा गया था। क्यों भाई, किसने कहा है कि ब्राह्मण बहुत ऊंचे होते हैं और वो जो काम करने वाले बहुत ही लो कैटेगरी के होते हैं तो वो उनसे कोई बात नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको खत्म करना है, और उन्होंने इस तरह के स्टेप्स उठाए। हिज मूवमेंट एक्वायर्ड, तो जो उन्होंने ये जो आपका द्रविडियन मूवमेंट था, तो इस मूवमेंट के थ्रू एक्वायर्ड द पॉलिटिकल पावर इन द स्टेट। तो उनको इससे, अब देखो जो बच्चे कोई अच्छा काम करेगा तो लोग उसके सपोर्टर्स बनेंगे तो धीरे धीरे उसके पास पॉलिटिकल पावर आती चली जाएगी। तो क्या हुआ, एक्वायर्ड द पॉलिटिकल पावर इन द स्टेट एंड बिकम द इन्फ्लुएंशियल एट द नेशनल लेवल। ठीक है, और क्या किया, उसको इन्फ्लुएंस किया नेशनल लेवल पर। देखो अब किसी को सपोर्ट मिल रहा है तो वो एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, पहले पर्टिकुलर रीजन में पॉपुलर होगा, फिर धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ेगी तो नेशनल उस पे आ जाएगा। ठीक है, नेशनल मतलब एक देशव्यापी तौर पर उनकी पहचान बन जाएगी। तो इन्फ्लुएंशियल एट द नेशनल लेवल, मूवमेंट ट्रांसफर टू द DMK। अब ये जो मूवमेंट था वो ट्रांसफर हो गया किसमें, DMK, इसीलिए इसको कहा जाता है द्रविड़ मुनेत्र कंडकम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यूरोपियन यूनियन हैज बिकम द सुपरनेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो EU है बच्चे, ये किस तरह से सुपरनेशनल जो है एक पावर बनी, तो इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बनी तो कैसे। EU इज द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। आपको ये 1 मार्कर में भी पूछा जा सकता है कि EU
जो है मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग जो इकोनॉमिक जिसकी थी इकोनॉमी थी, बिगेस्ट इकोनॉमी किसकी थी, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, यूएस, रशिया, ये वो करके ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे दिए जाएंगे, कंट्री के नाम दे दिए जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है आपको, यू पे टिक करना है कि ईयू इज द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, यानी कि यूएस से भी ज्यादा बड़ी इसकी इकोनॉमी थी, राइट, ट्रिपल टाइम, वो अभी आपके बताऊंगी। इट करेंसी, तो ईयू की करेंसी कौन सी थी, यहां पर आपको थोड़ी सी ट्रिक बनाकर चलना। ईयू की करेंसी का नाम था यूरो। ईयू उधर है यूरोपियन यूनियन, और इनकी करेंसी का नाम क्या था, यूरो। और 13 कंट्री ने जो इनकी मेंबर बनी थी, तो उन्होंने ईयू को ही मतलब यूरो को ही अपनी करेंसी किया था। दैट मीन्स कि उन 13 कंट्री में एटलीस्ट वो यूरो एक कॉमन करेंसी ही चलेगी। जैसे हम क्या करते हैं, इंडिया से यूएस जाते हैं तो हमें अपनी करेंसी चेंज करवानी पड़ती है। तो जो ईयू के मेंबर बन गए थे उनकी कॉमन करेंसी क्या हो गई थी, ईयू हो गई थी। मतलब अब इंडिया का अगर मान ली इंडिया पार्ट है और उसका यूएसए पार्ट है या उसका रशिया पार्ट है, तो वो जो कॉमन जो उसके मेंबर बने ना, तो वो कॉमन करेंसी सब में चलेगी, तो उसको अलग अलग उसमें वो नहीं करना पड़ेगा, कन्वर्ट नहीं कराना पड़ेगा। तो इट करेंसी यूरो कैन बी पोज थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर, तो यूएस की डॉलर को की डोमिनेंस को खत्म करना था। इट्स शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड द 3 टाइम्स लार्जर देन द यूएसए, इसका शेयर जो था यूएस के शेयर से 3 गुना बड़ा था। जो वर्ल्ड में जो शेयर जाता है ना, वर्ल्ड इकोनॉमी में जो शेयर जाता है, तो यूएस का आप लगा लीजिए 1 पार्ट, तो इनका 3 पार्ट था। तो यूएस से 3 टाइम गुना, यानी कि ट्रिपल टाइम जो है वो वर्ल्ड ट्रेड में जाता था। इट हैज़ इनॉर्मस इकोनॉमिक फॉरेस इन्फ्लुएंस, तो इनकी जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। सो इट्स आर्म फोर्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यूएस के बाद इसकी सेकेंड लार्जेस्ट आर्म फोर्स थी। किसकी बच्चे, ईयू की। सिर्फ इसमें एक कमी रह गई थी, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ठीक है, गुड। नेक्स्ट आता है, examine the key controversies over the strategies of the economic development in the early year of independent. examine the key controversies, तो आपको उस controversies के points बताने हैं ओवर द स्ट्रेटेजीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द अर्ली ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट होने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर अर्ली ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस, मतलब जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके प्रारंभिक सालों में किस तरह के हमें इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने पड़े, ठीक है, किस तरह से हमारे पास पैसों की कमी थी, तो हमने क्या क्या किया। की कंट्रोवर्सीज क्या थी इसकी, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। तो इसके ये 2 कंट्रोवर्सीज है। मतलब कंट्रोवर्सीज का मतलब होता है कि वाद विवाद, ठीक है। तो देखो, एग्रीकल्चर में ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया जाए। तो अगर हम इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा कि इंडस्ट्रीज अगर डेवलप नहीं हुई, तो ये बैकबोन कहलाती है बच्चे। इंडस्ट्रीज जो है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की एक बैकबोन कहलाती है, रीढ़ की हड्डी। अगर ये नहीं हुई तो जैसे शरीर बिखर जाता है ना, शरीर किसी काम का नहीं रहता बॉडी, तो सेम ऐसे ही इसमें बताया गया। तो एग्रीकल्चर की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो ये कंट्रोवर्सी हो जाती है। कुछ बोलते हैं कि एग्रीकल्चर में डेवलप होना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि नहीं इंडस्ट्रीज में होना चाहिए, कंट्रोवर्सी हो गई ना। उसके बाद पब्लिक वर्सेस द प्राइवेट, अब इंडस्ट्रीज को पब्लिक करना चाहिए या प्राइवेट करना चाहिए। अगर पब्लिक कर दिया, गवर्नमेंट के अंडर में कर दिया, तो कोई काम अगर ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। और अगर प्राइवेट कर दिया तो रिच और रिच बन जाएंगे, पुअर और बन जाएंगे। तो ये कंट्रोवर्सीज के आपके 2 की पॉइंट्स आपको बताने हैं, ठीक है। नाउ हाईलाइट द पॉलिटिकल एंड द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द सोवियत सिस्टम प्रायर 1991। हाईलाइट द पॉलिटिकल एंड सोशल एस्पेक्ट, तो आपको राजनीतिक और सामाजिक तत्व बताने हैं ऑफ द सोवियत सिस्टम प्रायर, जो 1991 से पहले के सिचुएशन थी, ठीक है। तो वो कैसे बतानी है। सोवियत सिस्टम गेव अ प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। क्या कह रहा है, सोवियत सिस्टम गेव द प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेट। तो ये क्या करता है, पहले स्टेट को, पहले कंट्री को प्रायोरिटी देता है, ठीक है, एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। क्लियर। तो देखो, सोवियत की अगर हम बात करें तो छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर कोई मतलब सारी चीज़ें अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के अंडर में हो जाती हैं, तो मैंने शायद आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि अगर मान लीजिए किसी फर्म में अगर 10 फैमिलीज काम करती हैं, तो 10 फैमिलीज काम करती है और ये पूरा का पूरा गवर्नमेंटल मतलब पब्लिक है। ये अगर ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर में रही और ये
10 फैमिली जब एक सेम फॉर्म में काम कर रही हैं तो इसने ए ने काम कम किया तो इसने ई ने काम ज़्यादा किया, इसने काम कम किया तो इसने काम ज़्यादा किया, लेकिन जितना भी इसका आउटपुट निकलेगा वो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब काम कम करने वाला क्या सोचेगा, यार मैंने तो काम कम किया, देखो मेरे को तो फिर भी रेशो मिला है, मतलब फिर भी वो मिला है बराबर का, और ये काम ज़्यादा किया है तो मैंने इतना पसीना बहा, इतनी मेहनत करी है, फिर भी मेरे को इनके बराबर मिला है, मतलब मैंने ज़्यादा मेहनत की है तो मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि सोवियत सिस्टम गेव प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू द स्टेट, स्टेट का मतलब कंट्री को इंपॉर्टेंस देता है। नेक्स्ट कहता है द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड ऑन द कम्युनिस्ट पार्टी एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और द ऑपोजिशन वाज अलाउड। अब सोवियत सिस्टम में क्या था कि कोई दूसरी पार्टी नहीं रहेगी। अब जैसे चाइना ले लो, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, कोई दूसरी पार्टी नहीं, और सालों से एक कम्युनिस्ट पार्टी ही चलती आ रही है, वहां पर कोई दूसरी पार्टी है नहीं। तो इस तरीके से अगर हमें मतलब सोवियत यूनियन में वो क्या कहता है कि पार्टी पूरी हमारी एक ही रहेगी, कोई दूसरी पार्टी उसको नहीं लानी है उसको किसमें, कंट्री के अंदर। तो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड मतलब कि वो खुद एक अकेली रहना चाहते ऑन द कम्युनिस्ट पार्टी एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और द ओपोजिशन वाज अलाउड। तो इसने क्या किया, कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी, दूसरी पार्टी होगी तो इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे तो फिर से वही सब होगा, मतभेद होंगे, वो इसको वोट देंगे, वो इसको वोट देंगे, तो एक झंझट ही खत्म करो इसका। ठीक है, उसके बाद द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड द कंट्रोल बाय द स्टेट, मतलब द इकोनॉमिक वाज प्लान्ड, जो इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था होती है वो प्लान्ड होनी चाहिए, कब क्या कैसे करना है वो वेल प्लान्ड होना चाहिए, एंड कंट्रोल बाय द स्टेट, और उसका देश पर मतलब गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, सो इट वॉज देन मोर डेवलप्ड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट द यूएस। अब इसके बाद यूएस के बाद में सोवियत यूनियन की ही इकोनॉमी ऐसी थी जो कि इस चीज पर प्रेफर करती थी। इट वॉज मोर देन डेवलप्ड देन, तो ये बाकी की कंट्री से ज्यादा डेवलप्ड थी, बस एक से पीछे थी, यूएस से। इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज। इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो इनके पास कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, कम्युनिकेशन सिस्टम इनका बहुत अच्छा है, नेटवर्किंग बहुत अच्छी है इनकी, क्योंकि वेपन्स है इनके पास, न्यूक्लियर वेपन्स है, एटॉमिक बॉम्ब्स है इनके पास, बहुत अच्छे तरीके के हथियार हैं, टेक्नोलॉजी है, आर्मी है, ये पुलिस है, और स्टेट में डेवलपमेंट है, हेल्थ इश्यूज है, मतलब एजुकेशन है, हर तरीके से वो आगे है। बस किसको टक्कर दे रहा है, वो यूएस को टक्कर दे रहा है। तो इट हैज कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी सोर्सेज। तो ये सारी चीजें आपको लिखने के इसमें सोवियत यूनियन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, जो कि 1991 से पहले की सिचुएशन थी, किसकी, उसको हाईलाइट करना है। क्लियर हो गया बच्चे? चलिए नेक्स्ट आता है द क्वेश्चन ऑफ द इंडिजीनियस पीपल ब्रिंग। अब ये इंडिजीनियस पीपल क्या होते हैं, वहां के मूल निवासी, मतलब जैसे कि वी आर द नेटिव पीपल ऑफ इंडिया, तो हम इसको इंडिजीनियस पीपल भी बोलते हैं। तो पहले इसका इंडिजीनियस नाम था, फिर इसका नाम नेटिव हो गया। ठीक है, तो इंडिया में ही हम पैदा हुए हैं, इंडिया में ही हम पले बड़े हैं, इंडिया में ही हम जो है वो सारे काम करते हैं। तो वी आर द नेटिव पीपल ऑफ, वी आर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया, राइट। तो द क्वेश्चन ऑफ द इंडिजीनियस पीपल ब्रिंग द इशू ऑफ द एनवायरमेंट, रिसोर्सेज एंड पॉलिटिक्स टुगेदर। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चे किसका, इंडिजीनियस पीपल का, ये क्या इशू क्रिएट करता है, इन्वायरमेंट को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर, पॉलिटिक्स, ये तीनों को मिलाकर के किस तरह से ये इशू बनता है। ठीक है, तो इसको अपनी स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो समझाना है। 30 करोड़ इंडिजीनियस पीपल स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, करीब करीब 30 करोड़ लोग, इंडिजीनियस पॉपुलेशन स्प्रेड मतलब कि जो वहां के पर्टिकुलर मूल निवासी थे। अब जैसे अमेरिका के मूल निवासी थे तो उनको डिस्प्लेस कर दिया यूरोपियंस ने, उनको वहां से भगा दिया, और धीरे धीरे मतलब इंडिजीनियस पीपल जो है वो कहीं कहीं बस कर रहने लगे। जब उनके वहां पे रिसोर्सेज खत्म हो गए तो वो काम की तलाश में, अब देखो जीना तो सभी को है, खाना तो सभी को है, कमाना तो सभी को है, तो वो काम की तलाश में इधर उधर बढ़ गए। कोई कनाडा चला गया, कोई यूएस चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो ये सारे के सारे इधर उधर बढ़ गए। तो अब इसमें बताया गया है कि 30 करोड़ इंडिजीनियस पॉपुलेशन स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो उनकी अपनी अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन थी कि कहां से कहां तक किस एरिया में वो रहते थे। ठीक है, दे आर स्ट्रिंगिंगली सिमिलर विद द रिस्पेक्ट ऑफ देयर लैंड एंड द वैरायटी ऑफ लाइफ सिस्टम सपोर्टेड बाय इट।
अब वो लोग मान लीजिए जंगलों में रहते थे, तो उनकी पूरी लाइफ थी वो फॉरेस्ट पर डिपेंड करती थी। फॉरेस्ट एक्टिविटी से ही वो लोग अपनी दिनचर्या चलाते थे। जो भी उनकी एक्टिविटीज थी तो उसी से फ्रूट कलेक्शन करना, फूड कलेक्शन करना और हंटिंग गैदरिंग होती थी, तो इस तरीके से रियरिंग होती थी। तो कहने का मतलब उनकी जो पूरी एक लाइफ डिपेंड थी वो फॉरेस्ट पर ही थी, जहां पर उन्होंने अपना सेटलमेंट स्टार्ट किया और वहीं पर वो सेटल्ड हो गए थे। एंड वैरायटी ऑफ द लाइफ सिस्टम सपोर्टेड बाय इट। द लॉस ऑफ लैंड, जब यूरोपियंस ने उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया था, तो लॉस ऑफ लैंड इज द मोस्ट ऑब्वियस थ्रेट दैट टू देयर सर्वाइवल। तो जब उनका एरिया, जब उनकी लैंड उनसे छीन ली गई और उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया गया और उसकी जगह पर उनको, जैसे फॉरेस्ट में रहते थे तो फॉरेस्ट को क्लियर करवाने के बाद फिर उसको कल्टीवेशन की जाने लगी उस पर, तो अब वो क्या करेंगे, उनकी पुरखों की ज़मीन जहाँ पर वो बहुत पहले से रहते थे, ठीक है, उनको डिस्प्लेस कर दिया, तो वो लोग कहीं कहीं जाकर रहने लगे। अब यहाँ पर एक सीरियस इशू क्या बन गया था कि उनको अपनी लैंड से क्यों डिस्प्लेस किया गया, ठीक है। सो द लॉस ऑफ द लैंड इज द मोस्ट ऑब्वियस थ्रेट टू देयर सर्वाइवल। कि वो क्या करेंगे आगे, they depend upon the substances on the cultivation of land। अब वो भी तो ऐसे कर रहे थे ना कि वो जो भी उनकी फॉरेस्ट एक्टिविटी होती थी, थोड़ी बहुत खेती कर लेते थे, उन्हीं से उनकी लाइफ चलती रहती थी। सो दे एंजॉय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जब उन्होंने अपने राइट्स की डिमांड करी, थोड़ी थोड़ी उनकी समझ में आई, तो यहाँ पर कंट्री ने उनके लिए रिजर्वेशन कर दी। अब कंट्री ने उनके लिए एक अलग से एक्ट पास किया जिससे उनकी लैंड पर वो क्लेम कर सकते हैं कि ये मेरी लैंड है, मैं इसको नहीं दूंगा। तो इस तरीके से वो एक्ट पास हो जाता है और इस तरीके से उनको, उनमें एक तरह की मतलब स्टेबिलिटी यहाँ पर उनको बताई गई कि तुम जो है अब बिल्कुल प्रोटेक्ट हो गए हो, स्टेबिलिटी हो गई है तुम्हारी। तो अब यहाँ पर तुम बिना किसी मतलब जो तुम्हें यहाँ से डिस्प्लेस करेगा तो तुम्हें अब कोई डिस्प्लेस नहीं करेगा, तुम अपनी ज़मीन पर ही रह सकते हो, वहीं पर तुम कल्टीवेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है दे आर डिस्प्लेस्ड बाय द वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो उनको अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट के लिए, मतलब बनाने के लिए, कि कहीं पर डैम बनाना है, कहीं पर कुछ बनाना है, कहीं पर बिल्डिंग्स बनानी है, कहीं पर इंडस्ट्रीज ओपन करनी है, तो ये इसकी वजह से वो लोग उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता था। तो इस तरह की एक्टिविटी जो है नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए एक्ट पास किए गए। तो एक ये मेजर इशू बन जाता है, ठीक है, किन के लिए बच्चे, ये इंडिजिनियस पीपल के लिए। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको इस तरह का ये पैराग्राफ दिया होगा, इसके बेस पर आपको क्वेश्चन करना है। द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग इट डिड नॉट कम टू एंड ऑफ द पार्टीशन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जब नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा था, मतलब जब इंडिया को बनाने का जब प्रोसेस चल रहा था, तो बहुत से प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो कि अपनी ऑटोनॉमी चाहते थे, ठीक है, और इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। नाउ द चैलेंज वाज ड्रू द इंटरनल बाउंड्रीज। अब चैलेंज क्या आता है कि यार ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत मशक्कत करके और ठीक है इंडिया का पार्ट बनना उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन अब बाउंड्री कैसे, कि कौन से स्टेट को कितनी बाउंड्री दी जाए, ठीक है, ये राजस्थान की इतनी बाउंड्री है, इतने एरिया राजस्थान का, इतना गुजरात का, इतना एमपी का है, तो इतना हरियाणा का, पंजाब का। अब ये बाउंड्री को भी तो लाइन अप करना था ना, ड्रॉ करना था ना। तो इस तरीके से द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन द वे सो दैट द लिंग्विस्टिक एंड द कल्चर प्लूरलिटी ऑफ द कंट्री कुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन। मतलब कि नेशन में यूनिटी भी रहे, एकता भी रहे, किसी तरह के कोई लड़ाई झगड़ा भी ना हो, तो किस तरह से इनकी बाउंड्री को सेट किया जाए। ठीक है, ये इस तरह का पैराग्राफ होगा। तो पैराग्राफ में क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे, विच कमीशन वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रिवॉर्डिंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तो अगर हमें गुजरातियों को गुजरात देना है, तमिल पीपल्स को तमिलनाडु देना है, केरला में जो मलयालम पीपल रहते हैं उनको केरला देना है, तो इस तरीके से हम बाउंड्री को सेट करेंगे। और इसके लिए जो कमीशन बनाया गया उसका नाम बताना है, तो उसका नाम क्या होगा, स्टेट रिकॉग्नाइज कमीशन। ठीक है, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बिठाया गया, तो ये बाउंड्री को सेट करने का काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर करते हैं। व्हाई डिड लिंगुअल इश्यूज बिकम द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले भाषा के आधार पर
अलग किया हुआ जो स्टेट बना, सेपरेट जो स्टेट बना, वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तो व्हाई डिड लिंग्विस्टिक इशू बिकम द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन? तो ये लिंग्विस्टिक इशू के बेस पर आंध्र प्रदेश क्यों बनाया गया? द क्रिएशन ऑफ द आंध्र प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक इशू, ठीक है, तो इसको भाषा के आधार पर अलग से बनाया गया क्योंकि यहाँ पर डिमांड चल रही थी लोगों की, लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, और फाइनली क्या रिजल्ट निकलता है यार, इनको जो है इनकी भाषा के आधार पर इनका स्टेट अलग कर देते हैं, ठीक है। द फ्लड गेट्स एंड द लिंग्विस्टिक passions and the demand for the creation linguistic state were raised from the various quarters, ठीक है। तो अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग लोगों से अलग से स्टेट बनाने की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी, और इसलिए फिर हमारी सरकार को मानना पड़ा, और फिर इसको भाषा के आधार पर ये पहला अलग होने वाला स्टेट बना। Why is democracy associated with the plurality? ठीक है, तो why is democracy associated? तो डेमोक्रेसी जो है वो प्लूरलिटी से किस तरह से एसोसिएट है, किस तरह से ताल्लुक रखता है? डेमोक्रेसी एसोसिएटेड विद द प्लूरलिटी, क्यों? एज इट बिलीव इन द अकोमोडेशन एंड द सोशल जस्टिस। भाई सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय सबको मिलना चाहिए, किसी के साथ किसी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी यही कहती है ना कि हमें लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों की बात सुनकर फिर उस पर विचार विमर्श करना है। डेमोक्रेसी यही कहलाती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम ही यही होता है कि लोगों की डिमांड को सुने, ठीक है, उस पर थोड़ा सा सोच विचार करें, विचार विमर्श करें, और फिर उसके बाद कोई डिसीजन ले, ठीक है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। चलिए, सो फिर से आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया होगा, पैराग्राफ दिया होगा। द इमरजेंसी एंड द पीरियड ऑफ द अराउंड कैन बी डिस्क्राइब द, ये इमरजेंसी से लिया गया है, क्राइसिस बिकॉज इट हैड इट्स ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन बैटल ओवर द जुरिडिक्शन एंड द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी। On the other hand, it was a period of political crisis. The party, इस तरह से आपको ये दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे। Why is the period of the emergency described as the period of political crisis? इमरजेंसी जब लागू की गई थी, आपातकाल जब लागू किया गया था, so why is period of the emergency describe? अच्छा, पहले ये बताओ मुझे, इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है? क्यों लगाई जाती है इमरजेंसी? जब किसी कंट्री के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जब बहुत बढ़ जाते हैं, मतलब अंदर ही, कंट्री के अंदर ही झगड़े दंगे फसाद बहुत बढ़ जाते हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, सरकार को समझ नहीं आता किस तरह से, और बड़े लेवल पर होता है ये। थोड़े बहुत ठीक है, छोटी वो अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उनको दबा सकती है, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल पर लोगों का पार्टिसिपेशन, जो कि सिचुएशन आउट ऑफ जब कंट्रोल हो जाती है, तब उस सिचुएशन में आपातकाल लगाया जाता है, आपातकालीन घोषणा कर दी जाती है। आपका होमवर्क क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि इंदिरा गांधी के साथ उस टाइम में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उस टाइम में राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में इमरजेंसी को डिक्लेयर किया, मतलब ये प्रोक्लेमेशन की कि इमरजेंसी लग गई है। तो वो उन प्रेसिडेंट का नाम लिखकर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। Why is the period of the emergency described as the period of? तो ये जो इमरजेंसी का पीरियड था, ये पॉलिटिकल क्राइसिस का पीरियड, इसको क्यों माना जाता है, ठीक है। यहां पर इसके रीजन दिए हुए हैं, ठीक है। द पीरियड ऑफ द इमरजेंसी डिस्क्राइब एज द पीरियड ऑफ द पॉलिटिकल बिकॉज इन्वोक द आर्टिकल 352 द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के 352 आर्टिकल के अंडर में आता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है 1 मार्कर में कि कौन से आर्टिकल के अंडर में जो है वो हमारे राष्ट्रपति जो है वो प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं इमरजेंसी का। तो आर्टिकल क्या आ जाएगा? 352। नेक्स्ट आता है ग्रेव क्राइसिस। नेक्स्ट आता है मतलब कि क्राइसिस बढ़ जाते हैं लोगों को, मतलब पॉलिटिकली एक तरफ तो क्या चलता है कि तुम जो है जो भी सिचुएशन चल रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट के चलते जो है वो महंगाई बहुत बढ़ रही है, गरीबी बहुत बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है, तो इसके लिए कोई ना कोई लीडर आगे आएगा तो उसके सपोर्टर्स बढ़ेंगे, उसको धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर बनेगी, तो वो पॉलिटिकल, सोशल और पॉलिटिकल मतलब उसमें चेंज हो जाता है। तो ग्रेव द क्राइसिस, तो उसमें क्राइसिस भी होंगे, ठीक है। तो सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तीसरा पॉइंट ये होगा कि सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। सिर्फ हमें हवा जीने का अधिकार होता है, मतलब हवा पानी का और लाइफ का राइट होता है, बाकी सारे खत्म कर दिए जाते हैं। ना तो फिर हमारे पास 6 फंडामेंटल्स पे कोई भी राइट रहता है, और ना ही फिर हमारे पास सारे के सारे वो फंडामेंटल राइट्स खत्म करके, और इस सिचुएशन में कोई कुछ नहीं कर सकता कि अगर मान लीजिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट है हमारे पास, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही हमारे हाथ बांध दिए हैं, आपातकालीन लग चुकी है,
तुम्हारे सारे राइट्स जो हैं वो खत्म कर दिए। तुम किसी भी राइट को यूज करके तुम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हो। अब क्या करेंगे इस सिचुएशन में? ठीक है, तो ये होता है क्या? आपातकाल। ठीक है, पॉलिटिकल क्राइसिस। What were the issue of dispute between the jurisdiction and the parliament during the 1970? अब ये जुडिशरी और पार्लियामेंट यानी कि जुडिशरी और पार्लियामेंट में 1970s के दशक में क्या दोनों के अंदर डिस्प्यूट होता है, क्या झगड़े का कारण था? तो देखो, द इशू डिस्प्यूट बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द 1970s वर, तो एब्रिजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि तुम सारे राइट्स खत्म कर दो। ठीक है, जुडिशरी कहता है, जुडिशरी तो एक तरह से हमारे प्रोटेक्टर हो गए ना। तो हमारा अगर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट भी अगर पीछे रह जाए, लेकिन हमारे जो प्रोटेक्टर हैं वो कौन है? गार्जियन कौन है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? तो अब्रिज द फंडामेंटल राइट्स, तो इसमें जो मेंशन किया गया है कि हमें जो 6 फंडामेंटल राइट दिए गए तो आपातकालीन के दौरान वो खत्म हो जाते हैं। तो एक ये इशू बन गया था कि क्यों खत्म हुए। नेक्स्ट कहता है कर्टेलमेंट ऑफ द राइट टू द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये भी राइट टू प्रॉपर्टी का भी ये जो राइट था वो खारिज कर दिया गया था। एब्रिज द फंडामेंटल राइट्स टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो एब्रिज द फंडामेंटल राइट्स टू गिव इफेक्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव डीसीपीसी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है कि वो सिचुएशन को, जो भी रूल्स बनाए हैं स्टेट उसके लिए, तो वो मान भी सकते हैं उसको, नहीं, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि वो अपने उन राइट को, मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट पॉलिसी जो होती है, वो स्टेट पर्टिकुलर उसको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। तो ये होती है डीसीपीसी, मतलब डीपीएसपी। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि एब्रिज फंडामेंटल राइट्स टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कि भाई अब तो आपातकालीन लग गई है, अब तो इमरजेंसी लग गई है, इसमें स्टेट भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, यहाँ पर जो है वो पार्लियामेंट भी कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो चुका है। तो ये एक झगड़े का कारण था कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, हाउ डिड द रोल ऑफ मास प्रोटेस्ट ड्यूरिंग द इमरजेंसी रिफ्लेक्ट द एट्रीब्यूट एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। तो हाउ डिड द रोल ऑफ मास, मतलब कि लोगों का प्रोटेस्ट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जो इमरजेंसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, रिफ्लेक्ट द एट्रीब्यूट एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, तो किस तरह से लोगों की लाइफ को इफेक्ट करती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट ऑन द एट्रीब्यूट ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, कॉल फॉर द नेशन वाइड स्ट्राइक। तो यहां पर एक पर्टिकुलर रीजन में स्ट्राइक नहीं हुई थी, पूरे नेशन वाइड हुई थी, मतलब कि पूरे देशव्यापी तौर पर जगह जगह पर हड़ताल लोगों ने स्टार्ट कर दी थी कि ये इमरजेंसी हटनी चाहिए। मतलब इमरजेंसी पहले की सिचुएशन है कि ये जो सरकार है, कांग्रेस गवर्नमेंट जो है, इसके आने से महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है, तो इस गवर्नमेंट को हटाया जाए। तो लोगों ने इस गवर्नमेंट को हटाने के लिए जगह जगह प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। ठीक है, तो उसी में ये सिर्फ एक पर्टिकुलर में नहीं था, बल्कि पूरा नेशन वाइड था ये। मास एगिटेशंस, फिर आता है आपका रेलवे स्ट्राइक। तो मास एगिटेशन मतलब लोग गुस्साए हुए थे और लोग जमकर जो है वो तोड़फोड़ कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद रेलवे ने भी स्ट्राइक कर दी थी। हालांकि ये रेलवे स्ट्राइक जो थी वो 20 डेज तक ही चली थी। तो जब 20 डेज तक बिल्कुल काम ठप हो गया था, सरकार अपने बात पर अड़ी हुई थी, इधर जो प्रोटेस्टर्स थे वो अपने बात पर अड़े हुए थे, जो रेलवे स्ट्राइकर्स थे, ठीक है, जिन्होंने हड़ताल की थी, रेलवे स्ट्राइक्स की हुई थी, तो उन्होंने 20 दिन देखा, लेकिन फिर 20 दिन बाद फिर वापस अपने काम पर लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो स्ट्राइक्स जो थी, हड़ताल जो थी, वो उनको कमाकर तो नहीं देगी, उनको पैसा तो नहीं देगी, उनको खाना तो नहीं देगी ना। तो जब वो सफर करने लगे, भूख से तड़पने लगे, तो वापस अपने काम पर आ गए। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन जो थी बच्चे, वो इमरजेंसी के दौरान जो थी, वो इमरजेंसी के रिफ्लेक्ट, यानी कि इमरजेंसी किस तरह से उनकी लोगों की नॉर्मल लोग थे, उनकी लाइफ को इफेक्ट करती हैं, तो वो बताने आपको। रीड द फॉलोइंग पैसेज, फिर से ये आपका पैसेज आएगा और फिर इसको पढ़ करके आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज हाई पॉइंट। ठीक है, तो यहां से 1 मार्कर का क्वेश्चन भी आता है कि कोल्ड वॉर का सबसे जो एक मेन पॉइंट, हॉट पॉइंट था, वो क्या था? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था वो? तो the Cold War referred the competition, the tension and the series of the confrontation between the United States and Soviet Union backed by the respective alliances. ठीक है,
fortunately it never escalate into the hot war that is a full scale between the वॉर बिटवीन द टू पावर। तो ये जो थी वो थैंक गॉड कि ये हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुई, तो ये कोल्ड वॉर ही रह गई थी। क्राइसिस आपको, ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या थे बच्चे, क्यूबा को जो है वो यूएस रशिया का जो थी वो एक पार्ट थी, मतलब उसका एक आइलैंड थी। तो यहाँ से यूएसएसआर को काफ़ी बेनिफिट मिलता था, ठीक है। तो इससे काफ़ी सारा इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल जो एरिया होता है, तो इससे इसको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा था। तो उसने क्या किया, ये दोनों में जब यूएस में और यूएसएसआर में कोल्ड वॉर चल रही थी, तो यूएसएसआर ने सोचा कि यार ये कभी अमेरिका जो है इस पर कोई कब्जा ना कर ले, अगर इसको हथियार लिया, इस पर कब्जा कर लिया, तो उनकी एक तरह से बैकबोन जो थी वो उनसे छिन जाएगी, मतलब एक बैकबोन जो थी वो हट जाएगी, तो फिर शरीर किस काम का। तो उन्होंने क्या किया, क्यूबा में अपनी मिसाइल्स लगा दी। क्यूबा में मिसाइल्स लगाने के बाद कि अमेरिका कभी भी अटैक करके इसको कैप्चर कर सकता है, तो इस इन्फिनिटी की वजह से, इस डर की वजह से उसने उसको मिलिट्री बेस बना दिया, मतलब उस पर मिसाइल्स लगा दी। मिसाइल्स लगाने के बाद और फिर वो आराम से कि हाँ अब तो कोई डर नहीं है, अब तो अमेरिका कभी भी कर दे तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। अमेरिका को ये बात जो है वो 3 सप्ताह बाद पता चलती है, 3 वीक्स बाद पता चलती है कि इस तरह से रशिया ने इसको मिलिट्री बेस बना दिया है। और फिर अमेरिका ने उनको समझाया कि या तो तुम अपनी ये मिसाइल्स हटा लो, नहीं तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें भी आता है, ठीक है। तो 1-2 बार के समझाने से यूएसएसआर ने क्या किया, उसको अपनी मिलिट्री बेस जो बनाया था, कन्वर्ट किया था, उसको बंद कर दिया और वापस से अपनी मिसाइल जो है वापस ले ली। तो अगर तो वो नहीं हटाता यूएसएसआर, तो ये हॉट वॉर में कन्वर्ट हो सकता था, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती थी। लेकिन दोनों की सूझबूझ ये किया कि चलो एक बार बातचीत से अगर सुलझता है मामला तो सुलझा लेते हैं। तो ये था क्या, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। व्हाई वाज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कंसिडर एज द हाई पॉइंट ऑफ द कोल्ड वॉर। तो ये कोल्ड वॉर का हाई पॉइंट क्यों बन गया था, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएसएसआर ओवर द, अभी मैंने समझाया, ठीक है, क्यूबा अगेंस्ट द यूएस इंटरेस्ट। तो ये क्या थे, ये जो जॉन कैनेडी जो थे, ऑर्डर अमेरिका वॉरशिप, तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन निडी, ठीक है। तो ये अमेरिका वॉरशिप टू इन्फेक्ट एनी सोवियत शिप हेडिंग टू क्यूबा एज द वे ऑफ द वार्निंग, कि ये जो है उनको एक वार्निंग दी गई यूएसएसआर को कि या तो तुम मिलिट्री हटा लीजिए, अपना जो मिलिट्री आपने बेस बनाया है या तो इसको हटा लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग भी अटैक करेंगे और इस तरह से दोनों देशों का नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं है। तो इस तरीके से बातचीत से उन्होंने इस हॉट वॉर को होते होते बचा लिया और ये कोल्ड वॉर ही बनकर रह गई। मेंशन एनी 2 continuous the issues between the US and USSR। तो कोई भी 2 इशू बताना है। एक तो सबसे बड़ा इशू था आइडियोलॉजी का, विचारधाराओं का। तो एक तरफ फॉलो किया जा रहा था सोशलिज्म को, तो दूसरी तरफ किया जाता था कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को। सोशलिज्म में सारी चीजें गवर्नमेंट के अंडर में होगी, कैपिटलिज्म में सारी चीजें जो जितना काम करेगा उसको उतने हिसाब से पैसा मिलेगा। तो दोनों की विचारधारा में ये फर्क था कि वो कहता था मेरी विचारधारा अच्छी है, मेरी आइडियोलॉजी अच्छी है, वो कहता था मेरी अच्छी है। तो स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेशन अगेंस्ट द अमेरिका इंटरेस्ट, ठीक है। तो स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेशन अगेंस्ट द, तो अमेरिका के अगेंस्ट वो लोगों को, वो छोटी छोटी अलायंसेस को अपने ग्रुप में ले रहा था, तो इसका ये भी इशू था, ठीक है। मिलिट्री ब्लॉक्स बना दिए गए थे, ठीक है। तो ये इसके मेजर इशू हैं, किसके बच्चे, क्यूबन मिसाइल के। नेम एनी 2 मिलिट्री अलायंसेस फॉर्म्ड बाय द यूएसए ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो आपको बताना है कि कोई भी 2 मिलिट्री अलायंसेस बताने हैं जो इस कोल्ड वॉर के दौरान हुए। नाटो बता सकते हो, दूसरा क्या बता सकते हो, वर्साओ पैक्ट, ठीक है। ये रहा आपका नाटो, सेटो, सेंटो, ठीक है। तो ये 3 आप मिलिट्री अलायंसेस बता सकते हैं। 2 पूछा गया तो आप 3 बता दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, रीड द फॉलोइंग कार्टून एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, कार्टून वाले क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल में आते हैं तो रीड, आप इसको अच्छे से देखिएगा। आपको क्या लगता है इस कार्टून के बेस पर आप क्या कर सकते हो। अब देखो, जैसे यहाँ पर ये अमेरिका का फ्लैग है, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये एक आपको तराजू दिख रही है, बैलेंस दिख रहा है, राइट। तो इसको देख करके आप क्या, ठीक है मैडम, इसको देख के समझ में नहीं आया, लेकिन हमने क्या करना है, इस कार्टून को देखकर समझकर इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द कार्टून से अबाउट द नेचर ऑफ द हेजेमनी। हेजेमनी क्या होता है बच्चे, द नेचर ऑफ द हेजेमनी, सॉफ्ट स्ट्रक्चर एंड द हार्ड
हेजेमोनिक डोमिनेंस। हेजेमनी होता है दादागिरी, ठीक है, दादागिरी होता है कि अब जो है यूएस की दादागिरी बढ़ गई थी, तो क्योंकि जब दो थे मैदान में, दो दुश्मन थे मैदान में, उसमें से एक हार गया, मैदान छोड़कर चला जाता है, अब एक रह गया, तो उसकी दादागिरी तो बढ़ेगी, वो चाहता है कि सारे लोग मेरे अंडर में काम करें, ठीक है। तो ये क्या था, अब ये आपको इस तरीके से ये जो दिखाया गया है यूएस दिखाया गया, पहले मैंने हिंट दे दिया था ना, ये यूएस से है और ये यूएस की दादागिरी है। कैसे नहीं करोगे, मैं देखता हूं कैसे नहीं करोगे, लेकिन बाद में इस यूएस को टक्कर देने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ठीक है। चलिए, तो क्या करते हैं हम, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। मेंशन एनी 2 ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द कंट्री। तो आपको कोई भी ऐसे 2 ऑपरेशन बताने हैं, ठीक है, जिसके अंडर जो है इस तरह का ये स्टेप लेती है। ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द कंट्रीज, बाय दिस कंट्री मतलब यूएस ने जो भी ऑपरेशन चलाए थे। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक है, दूसरा क्या था, ऑपरेशन डेजर्ट एंड स्टॉर्म, ठीक है, इराक को इन्वेड करना है, और दूसरा कौन सा, डेजर्ट एंड स्टॉर्म, कि जो भी बम्बार्टमेंट हुई थी तो एक उससे ऐसा माहौल पैदा हो गया था, जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना बच्चे, तो वहां पर पूरे दूर दूर तक जो है वो डस्ट क्रिएट हो जाती है, राइट। और फिर उधर से इधर से बम्बार्टमेंट होती रहती है, एक दूसरे पर बॉम्ब फेंकते रहते हैं, शूट करते रहते हैं, तो वो जो डस्टी जो माहौल बन जाता है उसी को कहा जाता है ऑपरेशन डस्ट एंड स्टॉर्म, ठीक है। तो कोई 2 ऑपरेशन बताने थे। फर्स्ट क्या था, विच कंट्री इज प्रेजेंटेड एज द थंब। तो ये जो अंगूठा दिखाया गया इस तरीके से, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अमेरिका को, ठीक है। इन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, अब इस तरह से मैप का क्वेश्चन आ गया है, तो मैप के क्वेश्चन में इन द पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया 5 स्टेट्स हैव बीन मार्क्ड A, B, C, D, E. Identify these states on the basis of the information given below. Write their correct names in your answer book along with their respective serial number of the information used by the concerned alphabetic as per following format. ठीक है, तो ये आपको पॉलिटिकल का इस तरह से मैप दिया होगा। आपको स्टेट का नाम बताना है, स्टेट टू विच द निजाम बिलोंग टू। कौन सा स्टेट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, कौन सा स्टेट, जो अभी हमने किया था ना, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हैदराबाद, ठीक है, तेलंगाना। स्टेट विच रिलेटेड विद आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इजी सा क्वेश्चन है, लड्डू साइज में। क्या कर दोगे आप, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट कर दोगे स्टेट, अब ये शो करेंगे हम, ठीक है, मैप में। स्टेट वेयर द ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज लॉन्च। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार कहां पर, बिल्कुल सही, ऑपरेशन ब्लू स्टार कहां पर किया गया था, पंजाब में, ठीक है। तो ये कहां पर किया गया था, पंजाब में। स्टेट फ्रॉम द जेपी नारायण डिमांडेड द डिसमिस ऑफ द कांग्रेस। तो उस स्टेट का नाम बताना है कि 1974 में जेपी नारायण ने किस स्टेट से ये डिमांड करी थी कि इस गवर्नमेंट को हटाना चाहिए, ठीक है, इस गवर्नमेंट को हटाना चाहिए। तो ये कौन से स्टेट से थे, तो ये कौन से स्टेट से थे बच्चे, बिहार से, ठीक है। ये कौन से स्टेट से थे, बिहार से। अभी बताऊंगी आगे कि मैडम आप तो बोले जा रहे हो, ठीक है। स्टेट विच द हाईली अफेक्टेड द नक्सलाइट्स, ठीक है, जो नक्सलियों से, नक्सलवादियों से बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड था, कौन सा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। चलिए, ज्यादा देर नहीं कराते हैं, तो मैंने आंसर भी बताऊंगी अभी आपको, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या फिल करेंगे, फर्स्ट हम फिल करेंगे यहां पर जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको क्या करना है कि वो स्टेट बताना है जहां पर आर्टिकल 370 जो है वो लगाया गया था। तो यहां पर आपको JNK, जम्मू एंड कश्मीर, ये फिल करना है। उसके बाद बी पर क्या आ जाएगा, बी पर आ जाएगा आपका, कौन सा पूछा गया था, तेलंगाना, जहां पर क्या बोला गया था, हैदराबाद के निजाम जहां से बिलोंग करते थे। तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना, ठीक है। ये आपका हैदराबाद कर सकते हो, ठीक है, हैदराबाद कर सकते हो। नेक्स्ट पर आएगा आपका सी पर देखो यहां पर क्या है, सी कहाँ है, ये रहा, ये क्या हो गया, वेस्ट बंगाल, जहां पर ज्यादातर जो है ये जो नक्सलवादी, जो जिस वेस्ट बंगाल पे सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ नक्सलवादियों का, वो था वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट हम करते हैं कि वो पंजाब में जहां पर क्या किया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका पंजाब,
ठीक है, पंजाब। आपका नेक्स्ट आएगा जो DCE, हाँ ठीक है, और ये क्या आ जाएगा आपका बिहार, जहां पर JP नारायण ने, ठीक है, कौन से थे बच्चे, JP नारायण, जहां से उन्होंने जिस स्टेट से डिमांड करी थी तो 1974 में, तो ये आ जाएगा आपका बिहार। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बच्चे, बिहार। क्लियर। चलिए अब आंसर हम दिखा देते हैं, तो आप बोलोगे मैडम आंसर तो बताए नहीं, ये रहे बच्चे आंसर। ठीक है, तो देखिए निजाम बिलोंग टू द हैदराबाद, तो प्रेजेंट, हाँ हैदराबाद भी करोगे तो गलत नहीं होगा, तेलंगाना कर दोगे, हैदराबाद करोगे चल जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर। ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज लॉन्च कहां पर, पंजाब में। ठीक है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, जस्ट वो एरो दिया होगा उसको स्टेट को पहचान करके बस उसमें फिर कर देना। क्लियर। हाँ, तो JP नारायण डिमांड द डिसमिस कांग्रेस 1944, तो कहां से, कौन से स्टेट से, बिहार से। नेक्स्ट आ जाएगा नक्सलवादियों से कौन सा स्टेट ज्यादा इफेक्टेड था, तो ये आ जाएगा वेस्ट बंगाल। इजी है ना, बस आपको ऐसे ही करना है। मैप आता है और नहीं आता तो एक सेशन लेकर आऊंगी मैं मैप को किस तरह से, आपको स्टेट और कैपिटल, तो स्टेट पता होनी चाहिए आपको, स्टेट के साथ साथ में कैपिटल भी वैसे तो लर्न होनी चाहिए, लेकिन स्टेट मस्ट है। ठीक है, तो एक मैं सेशन लेकर आऊंगी मैप का, तो मैप के अकॉर्डिंग जो है वो आप आंसर फिल कर देना। ठीक है, तो डिस्क्राइब एनी सिक्स कंसीक्वेंसेस इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने के क्या रीजन थे, क्यों डिक्लाइन हो गया, क्यों मैदान में हार गया ये, जबकि पावरफुल तो ये भी था, यूएस से कम नहीं था, लेकिन डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ इसका। ठीक है, ये आपको डिस्क्राइब करना है। तो कंसीक्वेंसेस, परिणाम क्या निकले जब ये इसके यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। इट मीन्ड एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर, कन्फ्रंटेशन बिटवीन द, मतलब कि जो इन दोनों के बीच में जो एक दरार बनी हुई थी वो खत्म हो गई थी। क्यों, मैदान में एक ही तो रह गया था ना, यूएसएसआर तो चला गया था, यूएसएसए रह गया था, यूएस बिकम द सोल पावर। रिजल्ट बताने बच्चे, कंसीक्वेंसेस का मतलब होता है उसके परिणाम क्या निकले। ठीक है, उसके परिणाम क्या निकले कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। ठीक है, और इट मीन्ड एंड द वर्ल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन बिटवीन द, और इसका परिणाम ये निकला कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में वर्ल्ड वॉर जो होना था वो नहीं हुआ। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक बिकेम द मोर डोमिनेंट, वॉज सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। अब यूएस की आइडियोलॉजी क्या थी, कैपिटलिज्म थी, तो वर्ल्ड बैंक ने भी यूएस की आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों ने ही यूएस की आइडियोलॉजी को वेलकम किया। ठीक है, सपोर्ट किया। नेक्स्ट क्या आता है, many new countries emerged, especially the Baltic and the Eastern European state। अब बहुत सारी कंट्री जो थे वो इमर्ज हो गई थी, मतलब यूएसएसआर से अलग होने लगी थी। यूएसएसआर जो था वो 9-12 कंट्रीज का जो है वो कॉम्बिनेशन था, तो अलग अलग धीरे धीरे करके जो है वो उनसे अलग होती चली गई, अब वो वीक पड़ गया, ये भी इसका रीजन था। ठीक है, तो उनसे फ्री होकर के उन्होंने अपना एक अलग से नेशन बना लिया। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, and European Union EU become very strong regional groups। ठीक है, तो ये रीजनल ग्रुप्स बन जाते हैं बहुत बड़े लेवल के। शॉक थेरेपी क्या था, एंड द एक्सपेंशन ऑफ द कैपिटलिज्म, द प्रोसेस नेशन बिल्डिंग डिड नॉट कम टू। शॉक थेरेपी क्या थी बच्चे, जो रशिया की मतलब एक रूबल की इंपॉर्टेंस को बढ़ाना था कंपैरेटिव टू डॉलर के। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट आता है आपका कि पार्टीशन एंड द इंटीग्रेशन प्रिंसली स्टेट, शॉक थेरेपी एंड द एक्सपेंशन ऑफ द कैपिटलिज्म। शॉक थेरेपी और इससे क्या हुआ, कैपिटलिज्म का एक्सपेंशन हुआ, मतलब यूएस की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया गया कि भाई ये बहुत अच्छी है, जिसने जितना काम किया उसको उस हिसाब से पैसा मिलेगा, और अगर हम लोगों को फ्री छोड़ दें तो लोग अपने अपने बेनिफिट के लिए काम ज़्यादा करेंगे, इससे डेवलपमेंट होगी, कंट्री भी डेवलपमेंट होगी। तो ये आइडियोलॉजी का वेलकम किया गया। ठीक है, हाँ, और इस तरीके से बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन, और फिर अलग अलग देशों की जो है बाउंड्रीज क्रिएट कर दी गई, तो उससे अलग होती चली गई। तो इस तरह से यूएस के डिसइंटीग्रेशन होने के ये आपको क्या करने हैं, कंसीक्वेंसेस लिखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है, इट्स बिलीव दैट द स्ट्रेटन एंड द रिवाइटलाइज्ड UN एज इज डिजायरेबल इन द चेंजिंग वर्ल्ड। देखो, ऐसा माना जाता है, स्ट्रेंथन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, एंड द रिवाइटलाइजेशन मतलब उसको रिवाइटल करना है। रिवाइटल का मतलब होता है उसको मतलब उस पर पुनर्विचार करना है। ठीक है,
यूएन इज अ डिजायरेबल, मतलब यूएन कोई कंपल्शन नहीं था, डिजायरेबल था, अपनी इच्छा से काम करता था। तो डिजायरेबल इन द चेंजिंग वर्ल्ड, तो इस बदलती हुई दुनिया में यूएन का क्या रोल था, किस तरह से उसने अपना रोल प्ले किया, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई। हाईलाइट द नेसेसरी रिफॉर्म्स इज द सेट, तो आपको वो बताना है जो इसको मजबूत करने में जो पॉइंट्स दिखाने हैं, शो करने हैं, वो क्या क्या थे। रिफॉर्म्स इन द, देखो बच्चे, किसी भी अगर हमें सोसाइटी में चेंज लेकर आना है, कुछ भी चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस चीज को रिफॉर्म करना होगा कि ये चीज गलत है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको वैसे करना चाहिए। तो यही कहलाते हैं रिफॉर्म्स। तो जो भी हमें कमियां पाई गई, हमें उसको रिफॉर्म करना है, अच्छा करना है। रिवाइव द इश्यूज ऑफ द फॉल विद इन द ज्यूरिडिक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी ज्यूरिडिक्शन है, जो न्यायिक जो भी वो देखते हैं, पार्ट देखते हैं जस्टिस का, तो हमें उसमें भी रिफॉर्म करना चाहिए। ठीक है। मेजर कंसर्न हैज बीन, इसका मेन मुद्दा क्या था, इट हैज बीन द कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब होता है कि जब भी कोई कंट्री किसी की मेंबर बनती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसको एक तरह से प्रोटेक्शन दी जाती है, उसको सिक्योरिटी का एश्योरेंस दी जाती है कि हम जो है पूरी तरीके से आप लोगों की सिक्योरिटी करेंगे। which means remained the largely state while the UN General Assembly membership has expanded। और इसके अलावा फिर इसने क्या किया था, UN General Assembly membership में extend हो गए थे कौन, members। दो सुपर पावर थी, यूएसए और यूएसएसआर, दोनों ने अपने अपने गुट बना रखे थे। तो लोगों को छोटी जो अलायंसेस थी, स्मॉल कंट्रीज जो थी, वो उनको उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए बोल रहे थे, यार तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ। दो दोस्त होते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ तो हम तुम्हें पूरी तरह से प्रोटेक्शन देंगे। तो यही आइडियोलॉजी थी किसकी, यूएस की और यूएसएसआर की। आ जाओ तुम मेरे ग्रुप में, मैं तुम्हें पूरी तरह से इंश्योर करता हूं कि तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। जो भी दुश्मन तुमसे टक्कर लेगा, सबसे पहले वो मेरे से उलझेगा, उसके बाद तुम्हारे तक पहुंचेगा। तो मैं हूं ना। इस तरीके से उनको प्रोटेक्शन दी गई। ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल शुड बी हैव द मोर डेवलपिंग कंट्री। अब ये सिक्योरिटी काउंसिल जो बनाई गई थी, शुड बी हैव, इसको कैसे हमें इंप्रूव करना है, डेवलपिंग कंट्री लाइक एशिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना हमारा इंडिया कहां पर, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, इतना तो पता होगा यार तुम्हें, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। प्रपोजल टू इंप्रूव द यूएन द बजटरी प्रोसीजर, बजट भी देखना है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा बजट जो है वो जो तुम्हारी सेविंग है या जितनी अर्निंग है तुम उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर्स कर रहे हो, तो ये बजट बनाना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए भी हमें रिफॉर्म्स करने चाहिए। नेक्स्ट आता है, सम कंट्रीज वांट टू ऑर्गेनाइज टू प्ले द ग्रेटर रोल पीस एंड द सिक्योरिटी मिशंस। बहुत कंट्री ऐसी होती हैं कि उनके एडवाइस को सुना ही नहीं जाता, उनके ओपिनियन को सुना ही नहीं जाता। जब तुम किसी ग्रुप का मेंबर बन रहे हो, तो उस ग्रुप के हेड को ये होना चाहिए कि सभी की ओपिनियन ले, वो सभी की सुने, और जो भी अच्छा प्रपोजल उनको लगे उसको इंप्लीमेंट कर दो। दैट्स इट। उससे क्या होगा, कंट्रीज को आगे आने का मौका मिलेगा, एक तरह से उनकी सजेशंस को वेलकम किया जाएगा, और हो सकता है वो सजेशन उनकी इतनी ज़्यादा कामयाब हो जाए, इतनी ज़्यादा सक्सेस हो जाए कि वो पीस और कोऑपरेशन को मेंटेन करने में बहुत अच्छे काम आए। क्लियर है? चलिए, एक्सप्लेन द कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेंशन एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय द ग्लोबल वर्ल्ड इन दिस डायरेक्शन। क्या बताना है आपको, एक्सप्लेन कॉमन, मतलब कॉमन ही वो सारी पॉइंट्स कॉमन होंगे बट डिफरेंट होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा कॉमन वो क्या है, कॉमन कंसेप्ट क्या है, पढ़ाई करना। मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, हमारी पढ़ाई जो स्टडी है ये कॉमन हो गया, लेकिन इसके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है ना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको पढ़ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको पढ़ाना। तरीके अलग अलग हो गए ना, सेम यही बताना है। ठीक है। तो मेंशन एंड 2 स्टेप टेकन बाय द ग्लोबल वर्ल्ड इन दिस डायरेक्शन। तो ग्लोबल वर्ल्ड ने इसमें कौन सी 2 दिशाओं में इसके लिए अपने स्टेप्स उठाए हैं। तो कॉमन बट द डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन क्या हो गया, बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट एवरी कंट्री हैज टू वर्क फॉर प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट। सभी कंट्री को यह होना चाहिए कि हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एक कंट्री से कुछ नहीं होता। ठीक है। एजुकेशन कब बढ़ेगी, कब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब हम सब मिलकर काम करेंगे, तभी वो कंट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कुछ भी, कोई भी ग्रुप हो गया, तभी तो वो ग्रो करेगा ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग। दीज आर्ग्यूमेंट वॉज एक्सेप्टेड इन द रियो समिट। अब इसी आर्ग्यूमेंट पर डिस्कस करने के लिए रियो दे जिनेरियो में 1992 में एक समिट होती है कि हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह से स्टेप्स उठाने चाहिए आगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि द डेवलपमेंट कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ वांट टू डिस्कस द एनवायरमेंट इशू that it stands now and want to everyone equal responsible for the ecological conservation।
इसको कंजर्वेशन का मतलब है कि हमें उसको किस तरह से बरकरार रखना है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल है, पानी है, वाटर है, अगर हम पानी को, पेट्रोल को इसी तरह से वेस्ट करते जाए और बहुत ज़्यादा कंजप्शन उसकी बढ़ जाएगी, तो भाई आने वाली जनरेशन, जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन होगी, उसके लिए तो वो कमी पड़ जाएगी ना। तो हमें अपने उसको सस्टेन रखना है, हमें अपनी आने वाली जनरेशन के लिए उसको सोचना है कि यार कम करें, जितना हमें चाहिए हम उतना यूज़ करें ताकि आगे भी उनको मिलता रहे। हाउएवर द डेवलपिंग कंट्री, इस तरह से, अच्छा इंडिया क्या है, डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है? इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, तो डेवलप कर रही है। और आने वाले टाइम में ऐसा माना जाता है कि 2050 तक जापान को हम लोग पीछे छोड़ देंगे। एक में तो पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन में, अब आने वाले टाइम में हम लोग टेक्नोलॉजी के बेस पर जापान को पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा इंडिया, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, चाहे वो किसी में भी आगे बढ़ रहा है यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, इफ दे कंफ्यूज्ड, इफ दे हैव कॉज्ड मोर द डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब समझते हो, जब हम बहुत ज़्यादा ज़मीन को खोदते हैं, खोदने के बाद फिर जैसे आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आपने मूवी देखी होगी ना, कौन सी थी वो, अभी तो आई थी, राम सेतु, है ना, वो फर्स्ट उसका सीन देखा है ना, वो किस तरह से ज़मीनों को खोदते हैं, फिर वहाँ से वो एविडेंस निकालते हैं। हमारी हिस्ट्री भी तो यही कहती है, जब तक हमें आर्कियोलॉजिस्ट हमारे उनको एविडेंस को नहीं निकालते तो हमें पता ही नहीं चलता हिस्ट्री में क्या चीज़ अंदर है, क्या चीज़ दबी हुई है, क्या चीज़ क्या थी। लेकिन इससे बच्चे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। अब तो ये गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि कोई खुदाई वुदाई नहीं होगी, कोई जो है वो साइट को खोदा नहीं जाएगा, बट दे मस्ट हैव टेकन द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडर गोइंग। तो हम इसके बिना भी काम कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं अपनी कंट्री, क्लियर है, और इसको डैमेज होने से रोक सकते हैं। एनालिसिस द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया और पाकिस्तान, लड्डू सा क्वेश्चन है, एकदम लड्डू सा। इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन तुम्हारे इतना सा पूछेंगे तो तुम इतना बड़ा लिख दोगे इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, है ना, गुड। तो आपको जो भी रेलिवेंट पॉइंट लगे आप लिख सकते हो। एक तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो कि अब सॉल्व हो गया है आर्टिकल 370 से। नेक्स्ट आ जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। आपको पता है ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, ये सैनिकों का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये इशू है किसका, सियाचिन ग्लेशियर का। तो ये भी मेन मुद्दा है किसका, इंडिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान कहता है ये हिस्सा हमारा, इंडिया कहता है ये हिस्सा हमारा है, देखा जाएगा किसका क्या है। तो इन फिल्टर्स ऑफ द इंडिया एंड टेररिज्म, इंडिया कहता है कि ये जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान फैलाता है, जबकि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया का काम है। इंडिया तो ऐसा करता नहीं है ना, हाँ। तो टेररिज्म भी एक इशू बन गया है। बांग्लादेश क्राइसिस, अब ये बांग्लादेशी, जो पहले बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट को सरप्रेस करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनको मारा पीटा, कुछ भी किया। फिर ये लोग भाग करके इंडिया आते हैं, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के पास में है, ये इंडिया आते हैं और वहाँ पर इंडिया से हेल्प मांगते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी हेल्प करी और 1971 में बांग्लादेश फ्री हो जाता है पाकिस्तान से। अभी पाकिस्तान जो है राइवल बन जाता है इंडिया का इस बात को लेकर के। कॉम्पिटेटिव मिलिट्री इंटरेस्ट, ठीक है, तो अलग, अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों में कॉम्पिटिशन लगा हुआ है कि किसकी मिलिट्री ज़्यादा अच्छी है। आर्म्स रेस बिटवीन द टू, आर्म्स रेस का मतलब होता है सेना को बार बार जैसे अच्छे वेपन्स देना, ये करना, उसको ट्रेन करना। तो ये इनकी भी होड़ लगी हुई है दोनों कंट्रीज के बीच में। आपसे कितने पूछे गए थे, जितने पूछे जाए आपके 4-5 जितने पूछे जाए, 1-2 पॉइंट आप उसमें ऐड कर देना। इसके अलावा भी कोई भी रेलिवेंट पॉइंट आपको लगता है तो आप उसमें शो कर सकते हैं। डिस्कस द मेजर इशू इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, तो मेजर इशू किसका, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स हैं। मूवमेंट अगेंस्ट द आउटसाइडर, तो हम आउटसाइडर्स को अपने स्टेट्स में नहीं एंट्री करने देंगे। सक्सेशन ऑफ द इशू, सक्सेशन का मतलब होता है किसी को अटैक करके उस पर कब्जा कर लेना। नेक्स्ट होता है आपका कि डिमांड फॉर द ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब कि हमें अपने राइट्स दे दिए जाने चाहिए, हम किसी के अंडर पे काम नहीं करेंगे। अब ये सोचो आप पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएं और आप ये चाहते हो कि यार मैं तो इन रिस्ट्रिक्शन से, मैं तो इन पाबंदियों से, जो भी मेरे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, बाउंडेशंस लगाई, मैं इनसे फ्री होना चाहता हूँ। मैं तो बड़ा हो गया हूँ, बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तो वो क्या हो गई आपकी, जो आप खुद डिसीजन लेते वो एक तरह की आपकी ऑटोनॉमी हो गई है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। एनालिसिस द मेजर फैक्टर विच लेड टू द पॉपुलैरिटी इन इंडिया, पॉपुलैरिटी ऑफ इंडिया ऑफ इंदिरा गांधी इन द अर्ली 1990s। कोई भी 3 फैक्टर्स लिखने हैं जिससे कि इंदिरा गांधी पॉपुलर हुई थी, लिख सकते हैं। कौन कौन से, गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ प्रोग्राम ऑफ इंदिरा गांधी,
ठीक है। तो इंदिरा गांधी का नारा था क्या, गरीबी हटाओ, जबकि उनके ऑपोजिट पार्टी का नारा क्या था, इंदिरा हटाओ। इनका नारा था गरीबी हटाओ, उनका नारा था इंदिरा हटाओ। बाद में वो हट जाती है। लैंड टू द लैंडलेस लेबर, और जितने भी लैंड को एक्वायर किया गया था, जो लैंडलेस थे उनको वो दे दी गई थी क्या, उनकी लैंड वापस कर दी गई थी, जो भी लैंडलेस पीपल थे। आपने शायद सुना होगा ना, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना, पहले वो चकबंदी वाला सिस्टम चलता था कि जिनके पास भी ज़मीन नहीं है तो, और उनके पास काम भी नहीं है, तो एटलीस्ट उनको थोड़ी थोड़ी ज़मीन दे करके वो लोग उसको कल्टीवेट करेंगे, उस पर खेतीबाड़ी करेंगे, तो कम से कम अपने और अपने परिवार को तो पाल सकेंगे ना। तो इस तरह के इंदिरा गांधी ने पहल की थी, तो इसकी वजह से भी ये पॉपुलर हो गई थी। सपोर्ट टू द दलित, उन्होंने दलित्स को सपोर्ट किया था, आदिवासी को, माइनॉरिटीज़ को और द वुमेन को। तो ये 3-4 पॉइंट लिखने हैं, कॉमन से पॉइंट है, तो आप इसको कर दोगे। ठीक है, ओके। चलिए अब थोड़ा सा काम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे, ये बोर्ड एग्जाम जैसे ही खत्म होंगे वैसे ही आपको सीयूटी की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए हमने जो अभी रिसेंटली बैच लॉन्च किया है उसका नाम है समर्थ 2.0, जिसका प्राइस ये है, और ये है आपका महापैक। ये विदाउट बुक है बच्चे, इसमें आपको सिर्फ आपको प्रिंटेड बुक मिलेगी, इसमें आपको फिजिकल बुक नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका है महापैक। उसके बाद आपका विद बुक वाला महापैक है जो कि है 8399। ठीक है, और आप इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो अगर आप कोड यूज करोगे Y489। अभी जो है 1-2 दिन के लिए, आज है 27, तो अगर आप आज अवेल करोगे तो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 17% का ना होकर के आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और अगर आप महापैक में एनरोल करते हो तो महापैक में बच्चे आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मॉक टेस्ट से तैयारी करने के लिए, सैंपल पेपर लेने के लिए, या फिर आप ई बुक लेना चाहते हो, तो इस पर भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट, 20% का, लेकिन वो आज तक ही रहेगा, आज रात को ये खत्म हो जाएगा, तो जल्दी करोगे और उसको अवेल करोगे। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, जो तुम करते नहीं हो मत करना। ठीक है, तो शेयर करना है और लाइक करना है, चाहो तो कर देना, नहीं तो मत करना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जो कि इससे भी होगा इंटरेस्टिंग। तो क्या होगा जानने के लिए हमारे Adda 24/7 को जरूर फॉलो कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।